Hello everyone, myself रोहिणी नंदन चौधरी करंटली परस्यूइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें तुम लोग को बता देता हूँ, 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है। फिर मैं शुरू करता हूँ। देखो, इस वीडियो में मैं पीरियोडिक टेबल कराने वाला हूँ, उसके क्वेश्चंस रहेंगे, उसका मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग अच्छे से तैयार कर लिए होगे इस चैप्टर को, तब क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारा चैप्टर या तैयार नहीं है तो मैं केमिस्ट्री का 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था, तुम लोग वहाँ से कर सकते हो और तुम ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन कर सकते हो। उसको केवल 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, वो क्वेश्चन तुम यहाँ के ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन से हो सकता हो ना कर पाओ, NCERT से तुम कर लोगे मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक करने के बाद, ठीक है। तो तुम वहाँ से कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चंस हैं टोटल 103 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस अविनाश मधेसिया बॉस ने दिया है, ठीक है ना। वो मेरे बैचमेट ही हैं, तो बोले हैं कि ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज मैं कराता रहूँगा, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इसमें टोटल 103 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में मैं केवल 53 क्वेश्चन ही कराऊँगा, ठीक है। क्योंकि मतलब समझाएंगे अगर क्वेश्चन, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि हर क्वेश्चन मतलब बस आंसर देखूँ आगे बढ़ाऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग को एक क्वेश्चन है अगर, तो उसका आसपास का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उसको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा, ठीक। तो शुरू करते हैं यार। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना, उसका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और अगर तुम ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ यार, कहीं से अच्छे से तो तैयार कर लो या खुद जाओ। मेरे जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पीरियोडिक टेबल का मैंने 1 घंटे में ही खत्म कर दिया, उसमें क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तुम अगर वहाँ से पढ़ के आ गए ना यार, तो इसको क्वेश्चन लगाने में तुमको बहुत ही मजा आएगा। एक बार तुम अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो एक बार बस बात मान लेना, खूब अच्छे से आके वहाँ से तैयार करना। 1 घंटे की वीडियो है और खूब अच्छे से उसको तैयार करो। और उसको वहाँ से करने के बाद अगर यहाँ के क्वेश्चन लगाओगे ना, तो तुमको मतलब लगेगा ही नहीं कि मतलब क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, मतलब बहुत आराम से तुम्हारे सब क्वेश्चन से निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन को छोड़ करके जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकली, वो मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो सब उतना आते नहीं हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वो बाई चांस तुम्हारा भाग्य खराब हो तो आता है। तो शुरू करते हैं यार। पहला कुछ जो क्वेश्चन हमारा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इज यूज टू एग्जामिन द। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए हैं एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो किस चीज़ को बारे में बताता है, उससे हम लोग क्या क्या एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, वो हमको बताता है पीरियोडिक ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, एंड पीरियोडिक ट्रेंड इन द केमिकल प्रॉपर्टी। मीन्स अगर हम लोग किसी एलिमेंट को उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे डिवाइड किए हैं तो उस एलिमेंट का हम लोग उससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमारा आंसर ए होगा और बी। कैसे देखे होगे कि जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में होते हैं उनकी जो होती है जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर टाइप की होती है, सेम नहीं होती है, सिमिलर होती है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग बताते हैं। तो हमारा जो पहला हो जाएगा उसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो, अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है क्या, जॉन डोबराइन गेव द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स among the physical and chemical properties of several group of 3 elements. The relationship refers to as। अब डोबराइन दिए तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डोबराइन का ट्राइड लॉ ऑफ ट्राइड ये था, और इसे बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डोबराइन। तो ये कौन सा था, डोबराइन का ट्राइड लॉ था, लॉ ऑफ ट्राइड्स था। तो ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, सॉरी ए वाला हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा लॉ था वो क्या था, डोबराइन का ट्राइड्स लॉ था। इसमें क्या होता है, देखो डोबराइन का जो ट्राइड्स लॉ होता है इसमें हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं। जैसे देखो, ये हमारा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे ये देखो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तीनों, और ये एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों का जो एटॉमिक वेट होगा उसका सम करके 2 से डिवाइड कर दो, जो आता है हमारा सोडियम आता है, ठीक है। ऐसे इन दोनों का एटॉमिक वेट का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो ही सब बोले हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हो तुम, ठीक है, कि जो डोबराइन ट्राइड्स लॉ था उसमें हम लोग क्या लेते हैं, उसमें हम लोग देखो यहाँ पे बोला है कि मिडिल एलिमेंट, यहाँ पे आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट्स वर इन बिटवीन द ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मीन्स ये जो एलिमेंट्स है सोडियम, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना, लिथियम और सोडियम पोटेशियम के बीच की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना।
और ये कैसे पता करोगे ये सेम मतलब एक ही ग्रुप के एलिमेंट, सॉरी ये डोबराइन ट्राइड्स हैं। अगर जैसे क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ द एलिमेंट्स टू डोबराइन ट्राइड्स, इसमें से कौन सा है जो डोबराइन ट्राइड्स है। ठीक है, तो कैसे पहचानो कि डोबराइन ट्राइड्स है, तो तुमको फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का इनका जो एटॉमिक वेट है ये दोनों ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर आ जा रहा है इसके बराबर 23 आएगा, सॉल्व करने के बाद 23 ही आएगा। अगर ऐसा आता है तो हमारा डोबराइन ट्राइड्स होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बताओ करेक्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स जो डोबराइन ट्राइड्स हैं, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला हो जाएगा, पहला वाला ही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। देखो हमारा और यहाँ पे भी ऐसे ही एक क्वेश्चन देखो, 4 वाला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम वर सिमिलर टू, लिथियम की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, तो डोबराइन्स जो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव लॉ है, न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव लॉ है उसमें टोटल 8 एलिमेंट होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है और जो 8th एलिमेंट होता है उन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती है, सेम नहीं क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है सिमिलर। ठीक है, तो हमारे देखो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये 8th नंबर का एलिमेंट है। देखो इसलिए बोलते हैं न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल या ऑक्टेव लॉ। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th और 8th एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, लिथियम के बाद लिथियम वेर सिमिलर टू सोडियम बोलोगे, पोटेशियम नहीं बोलना है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ग्रुप तो सेम ही है, तुम पोटेशियम बोल सकते थे, लेकिन सोडियम का अगर यहाँ से लिखा होता तो हमारा पोटेशियम होता। ठीक है ना, यहाँ से लिथियम बोला है, लिथियम और सिमिलर टू सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप प्रपोज्ड ग्राफिकली बाय लोथर मेयर, लोथर मेयर जो कर्व था उससे हम लोग क्या प्रपोज किए थे ग्राफिकली, तो लोथर मेयर जो कर्व बनाया गया है वो फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट के बीच में बनाया गया है, लोथर मेयर कर्व। ठीक है, देखो यहाँ पे लोथर मेयर कर्व के बारे में बताया कि जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे देखो लोथर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, एटॉमिक वॉल्यूम आता है, मेल्टिंग पॉइंट आती है, बॉइलिंग पॉइंट्स आती है, विथ अगेंस्ट एटॉमिक वेट, इन दोनों के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। ठीक है, तो यार देखो एनसीईआरटी की सब लाइनें जो मैं रखा हूँ यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी की लाइनें, ताकि तुमको थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो मुझे थोड़ा लगा था, जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं मैं एनसीईआरटी के लाके यहाँ पे रख दिया हूँ, बाकी जो कॉन्सेप्ट वाले हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कराऊंगा ताकि तुमको चीज़ें समझ में, क्योंकि एनसीईआरटी भी पढ़ने से चीज़ें समझ में नहीं आ जाती हैं, क्योंकि उसको तुमको समझना पड़ेगा अगर कोई कॉन्सेप्ट समझा दे अच्छे से तो यहाँ पे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी एलिमेंट्स की, अगर ट्रू में देखा जाए सही जो बात होती है, जो अगर मेंडलीव यहाँ पे ना लिखा होता ऐसे बोला होता कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एलिमेंट्स की, ठीक है, वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर की। ठीक है, तो हमारा बी सही होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव तो एटॉमिक वेट होता है। जाके एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे तुमको मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ये किसके अकॉर्डिंग है, मेंडलीव के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव लेफ्ट द गैप अंडर द एल्यूमिनियम एंड ए गैप अंडर सिलिकॉन हैविंग एटॉमिक वेट 68 and 72 रिस्पेक्टिवली, दीज एलिमेंट रिस्पेक्टिवली आर, ये कौन से एलिमेंट्स हैं। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो। बोला गया है कि ही मीन्स क्या, ही मीन्स हमारे मेंडलीव लेफ्ट द गैप अंडर द एल्यूमिनियम एंड ए गैप अंडर द सिलिकॉन एंड कॉल दीज एलिमेंट्स इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन, तो 7 नंबर का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज इन। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्स बोल रहे हैं जिसकी सिमिलर, देखो क्या बोला है कि हैविंग सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर हो, तो उनको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, सेम ग्रुप में रखते हैं, वही लिखा हुआ है। अब पीरियड देखो जैसे ये हमारा, अब हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल से अगर हम लोग देखें अच्छे से तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखो 2s1 है, यहाँ पे 3s1 है, 4s1, तो इसका देखो जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है।
ठीक है ना। तो इसलिए उनको सेम कहाँ पर रखे हैं, सेम ग्रुप में रखे हैं। जैसे ये एलिमेंट देखो सेम ग्रुप में है तो ऐसे ही रखा गया है, ठीक है ना। जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो हम लोग सेम ग्रुप में रखते हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए वो ए हो जाना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पीरियोडिक टेबल करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो इसमें हम लोग जानते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है उसी को हम लोग सेल भी बोलते हैं या पीरियड नंबर भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। अब देखो जो सेल होता है मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सब हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तुम बस इतना ही याद कर लो कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसको बताता है, सेल को बताता है या इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड नंबर को बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 14 एलिमेंट्स ऑफ 6 पीरियड। देखो 6 पीरियड में कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट एंड 14 एलिमेंट्स ऑफ 7th पीरियड रिस्पेक्टिवली किस क्या कहलाते हैं। वैसे देखो जो 6th पीरियड है उसमें अगर हम लोग टोटल देखें तो टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं 6th पीरियड में, ठीक है ना। 6th पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट, 7th पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट। लेकिन ये केवल 14 एलिमेंट की बात कर रहा है, मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ये 14 एलिमेंट की, इनकी और इनकी। ये वाला भी एलिमेंट 6th पीरियड में होता है, ये वाला भी एलिमेंट 6th पीरियड में ही होता है, 7th पीरियड में होता है, ठीक है। तो ये 14 एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड। देखो यहाँ पे लिखा है लेंथेनॉइड्स, और इस वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड। याद कर लेना यार, लेंथेनॉइड का एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो लेंथेनॉइड जो होते हैं 58 से, याद करते चलना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये 58 से लेकर के 71 तक होते हैं लेंथेनॉइड, मीन्स सीरियम टू ल्यूटेटियम तक होते हैं। और ये हमारे थोरियम मीन्स एक्टिनॉइड जो होते हैं 90 से 103 तक होते हैं, लॉरेंशियम तक होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, तो हमारा हो जाएगा इसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स कहलाते हैं। तो हमारा 10 का हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, 10 का ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आईपीएससी द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली आर। तो क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू आईपीएससी अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स और पीरियड क्या होंगे इन द पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली, तो क्या होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बोल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप देखो अगर पीरियोडिक टेबल में तो हमारा यही है आईपीएससी के अकॉर्डिंग जो हमारा ये पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें टोटल ग्रुप देखोगे टोटल 18 ग्रुप है, टोटल 18 ग्रुप है, गिन लो यहाँ से, तो टोटल तुमको 18 मिलेंगे, ठीक है ना। और पीरियड कितने मिलेंगे, टोटल 7 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 सॉरी यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ दिया है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 ग्रुप है, सॉरी 7 पीरियड है। अब ये भी हमारा 6th पीरियड ही है और ये 7th पीरियड है, तो टोटल 7 पीरियड ही है अकॉर्डिंग टू आईपीएससी। तो कितना ग्रुप होगा, 18 ग्रुप होगा और 7 पीरियड है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल्स and this distribution of electrons into orbitals of an atom is termed as। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कह रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उनको डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहाँ पे तुमको पढ़ाया जाएगा यार कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बस अभी इतना याद कर लो कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स को उनके डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब कोई तुमसे पूछे बताओ फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट होगा, सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट होगा, थर्ड पीरियड में कितना एलिमेंट होगा, तो या तो तुम खुद याद किए रहो कि फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 8 होते हैं, ठीक है। यहाँ से तुमको याद हो जाएगा ये पीरियोडिक टेबल देख के कि फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फिर उसके बाद कितना 18, उसके बाद फिर 18, फिर 32 एलिमेंट्स होते हैं। या कैसे बताओगे, ये सब ना करके भी तुम बता सकते हो। कैसे, अब तुम यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर से अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बता ले जाओगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत सबको आता है, तो देखो हम लोग कहते हैं ना Q1S 1S क्यों बोल रहे हैं, देखो 1S बोलते हैं और 1P नहीं बोलते हैं, 1P नहीं बोलते हैं। इस सब का रीज़न है यार, इन सब का रीज़न है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। बस इतना भी जानो कि ये जो पहला सेल है इसको हम लोग बोलते हैं 1S। इसमें केवल एक ही देखो इसको बोलते हैं सेल, इसको क्या बोलते हैं, सेल। हमारा पहला क्या है, सेल।
और उसमें जो यस है, इसको बोलते हैं, यस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेल, सब सेल, ठीक है। तो यस क्या हो गया, सब सेल हो गया। पी हमारा क्या होता है, सब सेल होता है। डी क्या होता है, ये भी सब सेल होता है। एफ क्या होते हैं, सब सेल, एस एफ डी एफ जी, ये सब क्या है, सब सेल होते हैं। तो जो सेल नंबर होता है, ये सेल नंबर कितना 1 है, उतने ही उसमें क्या होते हैं, सब सेल। तो उसमें देखो कितना सब सेल आया, एक ही आया, क्योंकि सेल नंबर कितना 1 है। अगर यहाँ पे देखो सेल नंबर कितना है, 2 है, तो इसमें कितना सब सेल होंगे, 2। कौन कौन, 2s और 2p। ये थर्ड वाला है, तो इसमें कितने सब सेल होंगे, इसका बताओ। सेल नंबर पहले कितना है, 3 है, तो इसमें होगा 3s 3p 3d। ऐसे 4 वाला होता तो होता वहाँ पे 4s 4p 4d 4f हो जाएगा। अब देखो 1s है, 1s है मीन्स कि देखो 1s है, तो हम लोग जानते हो यस में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। देखो अगर किसी को ये चीज़ें नहीं आती हैं तो तुम लोग बस अभी ये याद करते चलो, तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम लोग यस में क्यों 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पी में क्यों 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और डी में क्यों टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यस में टोटल हम लोग केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स इसमें टोटल 2 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, 1s था। अब इसमें देखो सेकंड सेल में, सेकंड सेल की अगर बात करें तो 2s और 2p, यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, यहाँ पे टोटल 6, तो इसके पास टोटल कितना एलिमेंट हो जाएगा, मतलब सेकंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। यहाँ पे हमारा जो सेकंड पीरियड होगा उसमें टोटल एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। सेकंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। 40 नंबर का ग्रुप देखते हैं, 40 नंबर का। तो ये हमारा क्या है, 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज रिस्पेक्टिवली। 4f को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं 6th जो पीरियड था हमारा ये वाला, 4f इसे बोलते हैं, इसे हम लोग 5f बोलते हैं। तो 4f को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हो जाएगा ये वाला। तो 4f सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड, और 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं एक्टिनॉइड। तो हमारा 4 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, किसका, जिंक का। अब देखो किसी भी एलिमेंट का यार देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, बस तुम इसको याद कर लो, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनका थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्रोमियम हो गया 3D सीरीज में, क्रोमियम हो गया और हमारा कॉपर हो गया, तो तुमको याद करना पड़ेगा कि वहाँ पे डी में कितना इलेक्ट्रॉन करना है। बाकी तुमको बस इसी तरीके से करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे बोला है जिंक का तुमको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग जानते हैं जिंक। अब देखो जिंक से पहले तुमको ये बताना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा इनर्ट गैस आता है। तो जिंक से पहले हमारा इनर्ट जो गैस आता है हमारा कौन सा होता है, ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे ऑर्गन लिख दो, ठीक है, ऑर्गन लिख देना। मैं बता रहा हूँ कैसे करना होता तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ कि जो ऑर्गन है वो हमारा किस पीरियड का एलिमेंट है, हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन हमारा जो जिंक है, जिंक, अब हम लोग आर्गन से आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मीन्स ऑर्गन तक का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो किस पीरियड में जाएंगे, 4th पीरियड में जाएंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4s, ठीक है ना। अब देखो यस में मैक्सिमम 18 कितना होता है, 18 होता है, और जिंक का कितना होता है 30। तो यस में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसलिए लिखूंगा 4s2। अब देखो n-2f है, n का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो 2f पॉसिबल होता है, नहीं होता है, इसको हम लोग नहीं फिल करेंगे। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, 3d। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास बचा है, 10 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो टोटल फिलअप कर दिए। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे 0 कर लो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार बहुत ही अच्छा है, इसको बस याद कर लो। कोई भी एलिमेंट्स हो, बस एक्सेप्शन वाले तुमको याद होना चाहिए कि इस एक्सेप्शन वाले को कैसे भरेंगे। बस इससे तुम कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली ऐसे रख सकते हो, जाके मिला लेना, यही आएगा, ठीक है। स्कैडियम का पूछ रहा है, स्कैडियम में कितना होता है, 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करने से पहले तुमको ये भी पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। अब इसका स्कैडियम का कितना होता है, 21 होता है। तो 21 का देखो स्कैडियम हमारा जो है स्कैडियम, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसका करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, दोबारा क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 21 है तो सबसे पहले ऑर्गन लिखेंगे, इससे पहले वाला इनर्ट गैस हो गया, ठीक है।
यहाँ तक का हो गया 18 इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लिखेंगे 4s2। 4 क्यों लिखा? 4 इसलिए लिखा क्योंकि आर्गन तक का हो गया, आर्गन के बाद हम लोग बढ़ेंगे ना इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए, तो किस में जाएंगे? 4 पीरियड में जाएंगे, इसलिए 4 हो गया यहाँ पे। और s2 क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 18 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो 20 हो गया। अब हमारे पास केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसलिए बोलेंगे 3d1, ठीक है। ये हमारा स्कैडियम का था, तो यहाँ से मिला लोगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे स्कैडियम का क्या है? 3d1 होगा, 4s2 3d1, तो और ये हमारा आंसर 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में द रिएक्टिव मेटल्स एज वी गो डाउन द ग्रुप्स द रिएक्टिविटी इंक्रीज। देखो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको याद कर लेना यार, कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कोई एलिमेंट्स है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने से रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। ये सॉरी, ये किसके लिए? नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल के लिए याद करना है, नॉन मेटल के लिए। दो मेटल के केस में क्या होता है? मेटल के केस में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। मेटल के लिए अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएं तो रिएक्टिविटी क्या होगा यार? बढ़ जाता है। याद कर लेना, लेफ्ट टू राइट जाने से मेटल के लिए घट जाता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अगर बोले तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल ही होते हैं। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप्स द रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विथ द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली। याद कर लेना कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो जो कंपाउंड बनाते हैं यार, उनका कंपाउंड कैसा होता है? मोस्टली कैसा होता है? आयनिक होता है, ठीक है। लेकिन एस ब्लॉक जो होते हैं उसके कुछ एलिमेंट जैसे लिथियम और बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं? कोवैलेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन किसके बारे में पूछा है? जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में पूछा है, तो वो आयनिक हो जाएंगे। लेकिन अगर लिथियम और बेरिलियम के भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कैसे होते हैं? हमारे कोवैलेंट्स होते हैं, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। बताओ इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी होगा अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पी ब्लॉक में, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो इंक्रीज करती है? तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। देखो लेफ्ट टू कोई पीरियड है अगर, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएगा। मीन्स अगर मैं पूछूं सोडियम और मैग्नीशियम में अच्छा मेटल कौन होगा तो बताओगे सोडियम। अब देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या? एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, तो अच्छा मेटल कौन होगा? हमारा सोडियम होगा। नॉन मेटल कौन अच्छा होगा? फास्फोरस होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, अभी हम लोग बताए थे, देखो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए। अब डी के लिए केवल बोल रहा है, तो n-1 डी 0 से 10 लिखना है। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बोला है ना यहाँ पे क्वेश्चन, तो n-1 डी होगा पहले तो, और 0 से 10 या लिख दो 1 से 10 हो जाएगा। 0 तो कह नहीं सकते क्योंकि अगर 0 होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा नहीं, तो 1 से 10 बोलो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 1 से 10 होता है। तो यहाँ पे n-1 डी 1 to 10 हो गया। और एस ब्लॉक के लिए क्या होता है? 0 से 2 तक लिखोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट देखो एक लाइन बोली जाती है कि जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। जो लाइन में बोला यार अच्छे से सुनना कि जितने भी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बट सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं है। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं बट ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स नहीं है। तो वही बोल रहा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डू नॉट शो द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए भी हम लोग क्या बोलते थे? n-2। अब यहाँ पे n-2 और यहाँ पे देखो यार, कोई क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले उसको हम लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना।
तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया, ये वाला नहीं होगा और डी वाला आप देखते हैं। तो n-2 हो गया और यहाँ पे n+1d लिखा है, तो ये भी तो नहीं होगा, n-1d। तो इसलिए हम लोग आंसर इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक बार ध्यान में रख लेना, क्या होता है n-2 या 1 से 14 और n-1d 0 से 1s2। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 198 पिकोमीटर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। देखो यहाँ पे क्या हुआ क्वेश्चन में कि क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मीन्स एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन एटम यहाँ पे है, कुछ ऐसे हैं, और इनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, इतना कुछ बोल रहे हैं 198। तो एटॉमिक रेडियाई, अब देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होते हैं दूर दूर जैसे मैं बनाया हूँ, ऐसे ये सटे होते हैं, ऐसे सटे रहेंगे। तो अब इनका एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, यहाँ से तोड़ो तो एटॉमिक रेडियाई यही तो होता है आउटर मोस्ट सेल तक का, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल इंस्ट्रूमेंट। मेटल की बात कर रहा है तो मेटालिक रेडियाई होगा, ठीक ना, अगर मेटालिक क्रिस्टल की बात कर रहा है तो। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जेड इफेक्टिव की वैल्यू होती है जेड माइनस सिग्मा। ये सब पहले पूछा जाता था लेकिन अब पूछा नहीं जाता है, लेकिन जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेड इफेक्टिव, ये पूरी चीज़ें नहीं फार्मूला, ये जेड इफेक्टिव। तो पूछ रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शील्डिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले तो हम लोग क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। देखो हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक ना, ये हमारा एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हमारे हो गए अंदर के इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन अब क्या था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द फोर्स। क्या होता है कि देखो ये जो न्यूक्लियस है ना, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ऐसे अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्या होता है कि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इस फोर्स को कम कर देते हैं। ये क्या करते हैं, शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स ना लगे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस हो जाता है देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जो इस पे एक्चुअल जो चार्ज था उससे कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शील्डिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। और दूसरा ऑप्शन है कि लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट नियरर टू न्यूक्लियस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये शील्डिंग की वजह से ऐसा होता है, ठीक ना। तो 24 का ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो 25 क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग रेडियाई रिफ्लेक्ट एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। इसमें से कौन सा रेडियाई है जो रिफ्लेक्ट होता है एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम? दैट इज द वैन डर वाल्स रेडियाई होता है। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन क्या कि व्हाट इफेक्ट इज ऑब्जर्व ऑन द साइज ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड एंड इन अनदर केस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम एटम्स। अब देखो मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, मैं कौन सा एलिमेंट लेता हूँ, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन हमारा न्यूट्रल था। अब देखो इसमें अगर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, केवल एक माइनस आएगा। अब इसकी साइज बढ़ी कि घटी, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, तो इस पर प्लस आ जाता है। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से साइज बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इफेक्ट इज ऑब्जर्व ऑन द साइज ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से हटा तो साइज क्या हुआ, डिक्रीज कर जाएगा। एंड अनदर केस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो साइज बढ़ जाती है। तो 26 नंबर का जो है हमारा आंसर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स दिए गए इनकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ते क्रम में रखना है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखो कार्बन हो गया, इधर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता है। तो इधर से इधर जाने पे साइज कम होता है। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? कार्बन की। तो कार्बन की साइज यहाँ पे देखो सबसे बड़ी होगी, मीन्स किसकी? ए की साइज सबसे बड़ी, ए की साइज हमारी सबसे बड़ी होगी। अब देखो यहाँ पे शायद ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हुआ है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है? ई का है, फिर क्लोरीन का है, फिर तो मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी साइज ई की हो गई, फिर डी की हो गई, ई डी, फिर किसका हो जाएगा? ई डी, फिर ए हो जाएगा, ई डी ए। उसके बाद हमारा साइज किसका बड़ा होगा? बी का बड़ा होगा, उसके बाद सी का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, 27 का आंसर बी हो जाएगा। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द इक्वेशन। अब देखो दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, सॉरी हाँ आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मान लो एक कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, अगर इस एलिमेंट पे हम लोग कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम, बोलो कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, और इस आइसोलेटेड गैसेस एटम में अगर हम लोग कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एनर्जी निकलेगी, ठीक ना। लेकिन यदि हम लोग क्या करें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, अब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देना पड़ता है, तो एंडोथर्मिक होता है, इसे लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो x प्लस था, x प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ ये पहले से इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या बता रहा है? ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को बता रहा है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से पहले से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यहाँ पे हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये किसको बता रहा है? हमारा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को बता रहा है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन और रिस्पेक्टिवली। अब देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमको बतानी है, तो कैसे बताएंगे? अब ये हमारा सोडियम हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम लिख लो, यहाँ पे एल्यूमिनियम और यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है। अब देखो आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यदि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। स्टेबल मीन्स क्या? कि वो हाफ फील्ड भी हो सकता है या फुल फील्ड। जैसे ये हमारा पी ब्लॉक के लिए ले रहा हूँ, तो ये हाफ फील्ड है और ये हो गया फुल फील्ड। तो अगर हाफ फील्ड है, अब जैसे इसकी बात करें हम लोग सोडियम और मैग्नीशियम की, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 3s1 है, और यहाँ पे क्या है? ये 3s2 है, और ये हमारा क्या है? 3s2 3p1 3s2 3p2। अब देखो सबसे ज़्यादा जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? मैग्नीशियम का। ये फुल फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? एनर्जी हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लेकिन ये केस अगल और बगल वाले के लिए काम करता है, सबके लिए काम नहीं करता। तो इन सब में अगर हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी तो पहली बात तो बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी सब बढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? सिलिकॉन का होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा? मैग्नीशियम का, इन तीनों में। क्यों? क्योंकि इसका देखो हाफ फील्ड है, ये हमारा फुल फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा टफ होगा, यहाँ से भी इजीली एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका? मैग्नीशियम का। लेकिन इन सभी में इधर से इधर जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का तो नॉर्मली ऐसा होता है, तो बढ़ रहा है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका? मैग्नीशियम का। तो सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा हो गया, और कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के देखो कैसे जल्दी करना रहेगा, इन दोनों के बीच में का देख लो कि इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये पहले ऑप्शन में इसका ज़्यादा हो गया तो होगा नहीं, यहाँ पे देखते हैं तो इसका फिर से ज़्यादा हो गया तो ये होगा नहीं, इन दोनों में फिर से देखते हैं तो इसका ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है कि इस वाले का ज़्यादा है बीच वाले का, इन दोनों से, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है यार? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कैल्शियम, बेरिलियम, सल्फर, सिलिकॉन एंड ऑर्गन। अब हमको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है इन सभी एलिमेंट्स की, तो कैसे बताएंगे? ये भी ऐसे ही बताएंगे। देखो अब
क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के नीचे क्या आता है हमारा, बेरियम आता है। और देखो सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम यहाँ पे आता है। और हमारा आर्गन हो गया, आर्गन। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं और अरेंज कर देता हूँ यार। देखो कि हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, फिर नीचे सल्फर होता है, यहाँ पे क्लोरीन आता है, यहाँ पे आर्गन आता है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग इधर अगर देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या आता है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम आता है, यहाँ पे कैल्शियम आ जाता है। ओके, इतना होता है। अब इसके नीचे हमारा बेरियम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा होता है सिलीनियम। हम लोग जानते हैं कि इधर से इधर जाने पे आने से एनर्जी बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पे आने से एनर्जी कम होती है। तो देखो जल्दी कैसे करना होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्गन सबसे ज़्यादा होगा। तो आर्गन का सबसे ज़्यादा हम लोग देख ही लिए, यहाँ पे सब में वही है। अब देखो इधर से इधर जाने पे बढ़ता है, तो इधर पोटेशियम, कैल्शियम, सिलीनियम, तो कैल्शियम और सिलीनियम में सिलीनियम का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन सल्फर और सिलीनियम में सबसे ज़्यादा सल्फर का, तो आर्गन के बाद कौन सा होना चाहिए हमारा, सल्फर, फिर सिलीनियम, फिर आंसर सी हो जाएगा। ऐसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो बोला है क्वेश्चन क्या, कि फ्यू एलिमेंट्स विद द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी आर गिवन इन द टेबल, आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट्स। इनको पहचानना है। अब देखो कैसे पहचानते हैं कि इनका आयनेशन एनर्जी दिया है और हमको बताना है। तो एक चीज़ याद कर लेना, जो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनकी आयनेशन एनर्जी बहुत कम होती है। जो हमारे नॉन मेटल मीन्स इनर्ट गैसेज होते हैं, उनकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, नोबल जो गैसेज होती हैं। अब देखो यहाँ पे जो वाई हमारा, इसका जो आयनेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, तो हमारा वाई हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। और देखो जो हमारा यक्स है, यक्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये यक्स है और ये जेड है। तो इधर से इधर जाने पर आयनेशन एनर्जी क्या होती थी, बढ़ती थी। हमारा एक्स हो गया हमारा एल्कली मेटल और जेड क्या हो गया हमारा एल्किलाइन एर्थ मेटल। तो 31 नंबर का जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 32 नंबर का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है कि द एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एनर्जी इज। तो बताओ कौन सा एलिमेंट है जिसके फर्स्ट और सेकेंड आयनेशन एनर्जी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा। अब देखो अगर हम लोग देखें यार, जो पोटेशियम है हमारा, इसके लिए इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसका इलेक्ट्रॉन देखो, किसी भी एलिमेंट का यार आयनेशन एनर्जी बताना हो तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही बता पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो इसका क्या आएगा, देखो 3p6 4s2 होगा। इसके लिए मैं बता देता हूँ, पहले तो देखो कि एलिमेंट हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। तो कैल्शियम के नीचे हमारा मैग्नीशियम होता है, सॉरी यार, कैल्शियम के नीचे हमारा क्या है, बेरियम। इससे भी पहले देखो कि क्या होता है यहाँ पे, बेरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। अब देखो यहाँ से इधर जाने पे घटता है, तो हम लोग को पता है। अब इन दोनों का सिमिलर ही होगा, उसमें तो सबसे ज़्यादा इसका होगा। और ऐसे ही देखो पोटेशियम और इसका स्कैंडियम का, तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारा, सॉरी ये डी ब्लॉक का है और ये एस ब्लॉक का है। इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका होता है 3p6 4s2 3d1। इसका क्या होता है, इसका होता है 3p6 4s1। अब सोचो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिए तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और दूसरा जब निकालने जाएंगे तो इजीली निकल जाएगा। यहाँ से एक निकाल लिए तब भी निकल जाएगा, दूसरा भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब इसको निकाल लिए ना, तो ये जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार बचा रहेगा, वो हमारा इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हम लोग अगर निकालेंगे तो वहाँ से एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हमारा डीबल हो जाएगा। समझ में आया। एक चीज़ याद कर लेना, जो इनर्ट गैस होते हैं उनकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो यार, एंथैल्पी चेंज
ए कंपेनिंग इन गिवन रिलेशनशिप, ठीक है। एंथैल्पी चेंज अकॉर्डिंग इन ए गिवन रिलेशन, ये दिया गया है और बताना है कि अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हैं तो क्या होता है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है सोडियम का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आप देखो यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे क्या है सोडियम प्लस है, तो एक क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा। ये चीज़ याद कर लेना कि वही सेम वैल्यू होती है, बस उसको अगर ये निगेटिव दिया होता तो उसको प्लस में बता देते, प्लस में दिया होता तो निगेटिव में बता देते। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, यहाँ से देख लेना। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, फर्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम मीन्स कोई एक एटम है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन के, लेकिन माइनस लगाना है यहाँ पे, ठीक है, माइनस में होता है। वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, केवल वो यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड डिफर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं इधर से इधर जा रहे हैं तो अगर देखो ये हमारा न्यूट्रल एटम था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किया ऐड किए तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारा कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक होता है, ठीक। अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्टेन विल हैव द मोस्ट निगेटिव एंड लीस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिस्पेक्टिवली। बताना कि इसमें से कौन सा मोस्ट निगेटिव किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी और किसकी लीस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो हम लोग जानते हैं इन सभी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात अगर हम लोग करें तो देखो ये फास्फोरस जैसे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से करते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे सल्फर हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन होता है तो यहाँ पे और क्लोरीन होता है। तो हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, केवल इन्हीं केस में, बाकी फिर घट जाएगा, ठीक है ना। वैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने से घटता है, बस थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पर तो बढ़ रहा है। अब इसमें देखो फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की होती है और ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की होती है, नाइट्रोजन से ज़्यादा फास्फोरस की, लेकिन इन सब में अब सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, उसके बाद किसका होगा, सल्फर का। इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है, ठीक है। तो हमारा लिस्ट वाला जो आंसर हो जाएगा, लिस्ट पूछा है ना, पहले बताया कि मैक्सिमम बताओ सबसे ज़्यादा किसका हो, मोस्ट हमारा क्लोरीन आ जाएगा और लिस्ट वाले में फास्फोरस आ जाएगा, 35 का हो जाएगा आंसर डी। 36 नंबर अगर देखें क्वेश्चन क्या है कि इन द जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली आर। बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो बताना है। तो एटॉमिक रेडियाई, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, पहले तो डिक्रीज वाला बताना है तो और फिर इंक्रीज वाला। तो इंक्रीज क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई, केवल एक ही ऑप्शन था देखो इंक्रीज वाले में, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है। तो ऊपर से देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी, लेकिन एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है, लेफ्ट राइट जाने से बढ़ता है, तो ये वाले हो नहीं सकते, दोनों सिमिलर ही होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इन्वर्स होता है, तो आयनिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा है, तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सिमिलर ही होता है। मेटेलॉइड प्रॉपर्टी, आयनिक प्रॉपर्टी और मेटालिक प्रॉपर्टी। तो मेटालिक प्रॉपर्टी अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो कम मेटल होगा, मीन्स लेस मेटल होगा, तो इन्वर्सली बोला था ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। प्रिडिक्ट करना है द फार्मूला ऑफ स्टेबल कंपाउंड फाउंड बाय द सिलिकॉन एंड ब्रोमीन। अब देखो सिलिकॉन जो होता है उसकी जो बैलेंसी होगी वो 4 होगी और ब्रोमीन की 1 होती है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे 1 चला गया, इसका यहाँ पे 4 इसका गया, 1 यहाँ पे आ गया, तो SiBr4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा, ओके। 39 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो बोला है क्वेश्चन में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स हाइड्रोजन हैज़
सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यार वो दो होता है, एक होता है -1 और एक होता है +1। तो -1 कब होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट? जब ये मेटल के साथ होता है। और +1 कब होता है? ये जब नॉन मेटल के साथ होता है, नॉन मेटल के साथ कोई कंपाउंड बनाए। ओके, तो बोला है कि बताओ किसमें जो हमारा हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन सेम है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीन्स या तो -1 हो या तो +1 हो। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये मेटल से कहाँ पे है। केवल यहाँ पे देखो ये मेटल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी मेटल से जुड़ा है तो +1, तो आंसर ये वाला होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या हमारा नॉन मेटल है, इसलिए आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर ये वाला। इसको देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मेटल से जुड़ा है, लेकिन ये नॉन मेटल हो गया ऑक्सीजन। ऐसे यहाँ पे देखो मेटल से लेकिन नॉन मेटल, तो हमारा आंसर पहला वाला हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज सिमिलर टू द ईच अदर, दिस सजेस्ट द बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव डायगोनल रिलेशनशिप। हमारा ए वाला सही है। दो लिथियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं। बेरिलियम एल्यूमिनियम भी होते हैं और बोरान सिलिकॉन में होते हैं। ये जो मैं पॉइंट्स लिखा हूँ यार मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हूँ। एक बार बात मानना यार, अगर तुम इसको पढ़ के नहीं आए हो तो अच्छे से जाना, मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना। 1 घंटे का टोटल है और तुम उससे केवल PYQ पूरे के पूरे PYQ को ले जाओगे, कोई भी तुम्हारा PYQ नहीं छूटेगा। ठीक है, यहाँ के तुम्हारे 1-2 हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वही छूट जाएंगे और उसका कोई मतलब भी नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं, कभी आया नहीं है अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एल्युमिनियम AlF6- एग्जिस्ट वाइल BF6 डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा इसलिए होता है, बताना मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये लाइन तो सही कि बोरॉन की साइज स्मॉलर होती है, ये तो लाइन सही थी, लेकिन बताना है कि रीजन ये है कि हमारा बोरॉन कैन नॉट एक्सपेंड इस बैलेंस सेल। बोरॉन अपना बैलेंस सेल एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ओके, 42 का देखते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक, जो पी ब्लॉक होते हैं उसके फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं। पी ब्लॉक की फर्स्ट मेंबर हमारे क्या होते हैं? वही बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये हमारा हो गया फ्लोरीन। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? पी पाई। ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? केवल पी पाई टाइप का ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बताना है एसिडिक कौन सा कंपाउंड है, कौन बेसिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है। तो कैसे पहचानोगे कौन सा एलिमेंट एसिडिक है? एक चीज़ याद कर लेना कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक बनाते हैं कंपाउंड्स। उनके जो ऑक्साइड्स होंगे, हाइड्राइड होंगे, वो बेसिक होंगे। एक लाइन और याद कर लेना, जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैल्शियम ये हमारा क्या है? मेटल है, तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल, तो इसका भी एसिडिक हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। ये नॉन मेटल है तो एसिडिक होगा, ये मेटल है तो बेसिक हो जाएगा। ये क्या है? मेटल है, तो ये हमारा एल्यूमिनियम क्या बनाता है? एम्फोटेरिक बनाता है। तो ये वाला हो सकता है आंसर, लेकिन हाँ ये वाला आंसर हमारा 43 का क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे हमारा क्या है? ये एल्यूमिनियम हमारा एम्फोटेरिक कंपाउंड बनाता है। ठीक, यहाँ पे देखो ये बेसिक हो गया तो ये वाला नहीं हो सकता। ये मैग्नीशियम बेसिक बोला है तो बेसिक है तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले हमको एसिडिक बताना, मीन्स रिस्पेक्टिवली बतानी है ना। एसिडिक पहले होना चाहिए, फिर बेसिक होना चाहिए, फिर एम्फोटेरिक। तो ऑप्शन इसके हिसाब से ये है। ये हमारा बेसिक होता है, ये हमारा एसिडिक होता है, ये हमारा एम्फोटेरिक होता है। कैसे? देखो यहाँ पे बताया हूँ कि कैसे याद करोगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होते हैं और हाइड्रोक्साइड कौन होते हैं? तो मैग्नीज, कैल्शियम, क्रोमियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, हाँ, टिन, सिलिकॉन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। कैसे याद करोगे? मन गाया करो सब आसान सी, बाकी बच्चे अल्लाह जान ले। ऐसे मैंने ट्रिक बनाया था, इससे तुम याद कर सकते हो। इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। कुछ और चीज़ें यहाँ पे हैं यार, ये चीज़ें मैं सब समझाया हूँ। मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक को जाके वहाँ से देखोगे तो ये चीज़ें तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस इतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे बोला है कि बताओ कौन सा एम्फोटेरिक इन नेचर है। बताओ कौन सा है जो एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब देखो इसमें दिया है Cl2O7, ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक हो गया। अब एल्युमिनियम का और आर्सेनिक का ये जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। तो हमारा बी और सी दोनों चाहिए, तो आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
पीरियोडिक लॉ इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना कौन सा इनकरेक्ट है। तो हेनरी जो ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट, ए प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सरे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक वेट गेव ए स्ट्रेट लाइन। एटॉमिक वेट नहीं था, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से था, इसलिए आंसर हमारा 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है कि जो हम लोग प्लॉट किए हैं किसके अगेंस्ट प्लॉट किए हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्लॉट किए हैं, नॉट एटॉमिक वेट। तो इसको पढ़ लेना यार, एनसीईआरटी में दिया है। बाकी देखो, इट इज इजी टू विजुलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। तो यहाँ से तुम लोग इसको पढ़ लेना। और ये याद कर लेना कि जो मोजले थे उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था एटॉमिक नंबर को लेकर किया था, ठीक है ना, नॉट एटॉमिक वेट। और एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, याद करना। All of the group first elements have NS1 balanced cell electronic configuration and the property of elements have periodic dependence upon the atomic number। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, याद कर लेना। ये मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका था कि एटॉमिक नंबर होना चाहिए। एक्चुअली में अगर कोई थ्योरी दिया है तो थ्योरी तुमको तो याद होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग सब दिए हैं, क्योंकि अपना सबका अलग अलग थ्योरी था। लेकिन अगर सही दिखा है तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स इन द वर्टिकल कॉलम एक्सिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर, दिस इज बिकॉज द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ये लाइन सही है कि वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होती है जो सेम ग्रुप में होते हैं, सेम वर्टिकल ग्रुप में होती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। सिमिलर इसलिए है क्योंकि उनके जो बैलेंस सेल की जो आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सेम होता है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो रिमूवल ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लेस एनर्जी डाउन ए ग्रुप। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो ये बात सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पेनिट्रेशन कैपेसिटी ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज मोर देन द 2p इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन, ये भी सही है। एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसेस एटम टू कन्वर्ट इन इट्स पॉजिटिव आयन, ये गलत लाइन है। कैसे, देखो ये हमारे न्यूट्रल एटम है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, निगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए ये लाइन गलत होगी। बोरॉन है सिमिलर क्वेश्चन है कि बोरॉन है सिमिलर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, सॉरी सिमिलर नहीं स्मॉलर, बोरॉन है जी स्मॉलर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। तो ये क्या है, सही बात है कि बोरॉन की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2s2 होता है और इसका 2p1। इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से इजी होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो कम एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है बेरिलियम की। 49 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था अभी हम लोग इसको पहले कर चुके हैं कि हेनरी मोजले प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड इसका एटॉमिक नंबर के बीच में। v इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड बाई एन एटम एंड z वाज एटॉमिक नंबर। दिस ग्राफ शोड, ये ग्राफ क्या दिखाता है, ये ग्राफ हमको क्या दिखाता है, दैट एटॉमिक मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फ्रीक्वेंसी वाज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड कर रही है ना एटॉमिक नंबर पर, इसलिए ये गलत हो गया। और ये एटॉमिक मास तो था नहीं, एटॉमिक नंबर था, यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ पे दिया हुआ है सेट लाइन में। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। अगर हम लोग देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो पीरियड किस चीज़ को बताती है, पीरियड हमको बताती है इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, कि एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को, कि एजीमेथल क्वांटम नंबर को। पीरियड जो बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स n को बताता है कि पीरियड नंबर क्या है, या सेल को। 51 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट है। तो देखो पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम, पी ब्लॉक जो हमारा है उसके पास 6 कॉलम है, बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन पी सेल।
तो हमको इनकरेक्ट बतानी है। तो पी ब्लॉक के पास केवल 6 कॉलम होते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी सेल में, ये बात सही है। डी सबसेल हैज़ 8 कॉलम, ये बात गलत है। डी ब्लॉक के पास कितना कॉलम होता है? 10 कॉलम होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 होना चाहिए था, तो सही होता है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। तो हमको इनकरेक्ट होता तो आंसर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ईच ब्लॉक कॉन्टेन्स ए नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सबसेल, ये सही है। द ब्लॉक इंडिकेट वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L फॉर द लास्ट सबसेल दैट रिसीव इलेक्ट्रॉन्स इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सही बात है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यार। द टर्म ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट, इसको 114 को बता रहे हैं कि किस हम लोग पीरियड में रखेंगे, किस ग्रुप में रखेंगे। तो हमारा जो Z = 114 है, इसको हम लोग रखते हैं 7th पीरियड में और 14 ग्रुप में। याद कर लेना एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि 104 से लेकर के 104 से लेकर के 104 से अगर हम लोग देखें 118 तक, तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है, जैसे 4 हो गया, 18 हो गया, तो वही उसका ग्रुप नंबर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 लिखा है तो ये 4th उसका ग्रुप हो गया, ये 5th ग्रुप हो गया, 6 है 6th ग्रुप, ठीक है ना। और ये सब किस में होते हैं? 7th पीरियड में होते हैं। ये कुछ चीज़ें तुमको याद करनी पड़ेंगी, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स किस पीरियड में होते हैं, तब तुम क्वेश्चंस बहुत इजीली कर ले जाओगे, ठीक है ना। यहाँ तक आज ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद वाले 54 से, और वहाँ पे टोटल अब हमारे पास 50 क्वेश्चंस और बचे हैं, ठीक है। मेरा आवाज़ थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा यार, गला थोड़ा सा फट गया है, ठीक है, क्योंकि सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप का जो हो चुका है अभी, ठीक है। तो इस वजह से यार थोड़ा सा वीडियो आने में लेट भी हो गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी। बाकी थोड़ा सा आप मेरा आवाज़ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा भी गला सही नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा यार, तो एक बार कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करूँगा। और जो चीज़ें मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की तुमको दिखानी चाहिए, वो एनसीईआरटी दिखा दिया। बाकी जो चीज़ें कॉन्सेप्ट समझाने वाली थी उसको मैं समझा दिया हूँ। लेकिन यार पहले तुम लोग खुद अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार कर लोगे तो क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम लोग लगाते हुए खुद से चले जाओगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो। ये तुम्हारे पास अभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है तो तुम 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर सकते हो यार। तुम देखोगे उसको बस कर लो, 1 घंटे का ही है, हो सकता हो कि 2-3 घंटे तुमको लग जाए पहली बार अगर पढ़ रहे होगे। अगर तुम उसको अच्छे से तैयार कर लिए तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमसे मेरा वादा है कि तुम यहाँ पे जब आओगे ना तो 95 से ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे, 95% से, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग 53 क्वेश्चन किए हैं, तो मान के चलो कि तुम 47-48 क्वेश्चंस इजीली लगा पाओगे, ठीक है ना। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है तुमसे ना लगे, ठीक है, और वो क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं। जो क्वेश्चंस आएंगे बस मैं वही सब करवाए हूँ अपने 85 मॉडर्न टॉपिक में, तो उसको जाकर अच्छे से तुम पढ़ सकते हो अगर नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। सो थैंक यू यार। वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद जो टॉपिक्स बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 50 क्वेश्चंस और बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। सो थैंक यू।